2024 के चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया है। आज केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकालकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी, तो उधर उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने का काउंटडाउन शुरू कर दिया। पहले ही कानून बन चुके हैं। उत्तराखंड के यूसीसी पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी विपक्ष के नैरेटिव को हराने की कोशिशों में लग गए हैं। इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। संसद में नरेंद्र मोदी की ये चेतावनी थी। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। मोदी के खिलाफ अघोषित इमरजेंसी का नैरेटिव विपक्ष ने खूब चलाया है। नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत के बावजूद मोदी के खिलाफ यही खेल सड़क से संसद तक खेला गया। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेंगे? लेकिन अब की जवाब सरकार की ओर से आया है। यह जवाब चुनी हुई व्यवस्था का जवाब है। यह जवाब भारत के संवैधानिक ढांचे में नत्थी किया हुआ जवाब है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र के गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया है। कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है। ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। संविधान हत्या दिवस की आधिकारिक घोषणा इस बात की भी मुनादी कर रही है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार को बैसाखी की सरकार बताने, नरेंद्र मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहने और अगस्त में मोदी सरकार गिर जाने के हवाई किले बनाने वालों को नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल चैलेंज दे रहे हैं। वैसे तो संविधान हत्या दिवस घोषित करने के मोदी के इस दांव के बाद कांग्रेस ने 4 जून यानी अब की बार के चुनाव नतीजों के दिन को मोदी मुक्ति दिवस जैसे विशेषण देने शुरू किए हैं। लेकिन संविधान हत्या दिवस के सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन का ये जवाब कितना दमदार है, इसे खुद जनता समझ रही होगी। 12 जुलाई को ये 25 जून का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। 25 जून बीते, अभी समय हुआ, आज इनको याद आ रहा है 12 जुलाई को आ रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये घबराहट है, परेशान है कि अब ये इनके हाथ से सत्ता जा रही है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता हमारे साथ कैसे रहे, इसके लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी निर्णय ले। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? सवाल यह है कि मोदी की तीसरी सरकार को कमजोर बताने वाला विपक्ष क्या किसी भुलावे में है? मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या नरेंद्र मोदी ने ट्रेलर देना शुरू कर दिया है कि उनकी सरकार कमजोर नहीं पड़ी, भले बीजेपी को लोकसभा में अब की बार 240 सीटें ही आई हों। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा और काला अध्याय है। आपातकाल में राजनीतिज्ञ, मीडिया और यहां तक कि जनता के अधिकारों को बंधक बनाने के अलावा संविधान की मूल भावना और उसकी आत्मा में बदलाव किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा चलाया गया। अब मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है और इस फैसले से मोदी सरकार ने राजनीति में दूरगामी संदेश देने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी ने अब की बार बीजेपी के हार जाने के विपक्ष के नैरेटिव की हवा, मंत्रिमंडल गठन, लोकसभा स्पीकर के चुनाव और पहले संसद सत्र के एजेंडे में विपक्ष को हावी न होने देने के जरिए पहले ही निकाल दी है। उधर सरकार के फैसलों में भी इसकी झलक दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं कि संविधान हत्या दिवस घोषित कर ऐसा संकेत सिर्फ केंद्र सरकार के जरिए ही नरेंद्र मोदी दे रहे हों। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। शुक्रवार को ही उत्तराखंड में यूसीसी पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की। यूसीसी का कानून फरवरी में ही उत्तराखंड की विधानसभा से पास हुआ था। मार्च में उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने के साथ अक्टूबर तक यूसीसी लागू कर देने का ऐलान हुआ है। देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने की ओर बढ़ चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित भी किए गए। ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी में सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समाज इसके दायरे में नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को यूसीसी से डिस्काउंट नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का बिंदुवार विश्लेषण है कि क्यों मुस्लिम समुदाय यूसीसी के दायरे में लाया गया। आर्टिकल 25 और 26 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके तहत उन्होंने अपनी सुरक्षा के, अपना संरक्षण की बात कही थी और यह कहा था कि किसी भी धार्मिक व्यवस्था पे आप इस प्रकार का आघात नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। इस संबंध में समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा की गई है कि आर्टिकल 25 और 26 को पढ़ा गया, उसमें जो व्याख्या की गई और ये मत बना कि नहीं, जो विषय हमने उठाए हैं उस पर एक यूनिफॉर्म लॉ सभी के लिए लागू किया जा सकता है। इस कानून में जो व्यवस्था की जा रही है, यदि उसका उल्लंघन किया जाएगा, वो शरीयत के अनुसार है या शरीयत के विपरीत है, ये एक अलग प्रश्न है। जो कायदा कानून राज्य सरकार लेकर आएगी, यदि उसका उल्लंघन किया जाएगा तो एक्ट में व्यवस्था होगी, उसके जो दंड के प्राविधान होंगे वो उन पर लागू होंगे। यूसीसी को लेकर केंद्र के स्तर पर भी मंथन चल रहा है। जून 2023 में लॉ कमीशन ने यूसीसी पर लोगों से सुझाव मांगे थे। लॉ कमीशन को 75 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। लॉ कमीशन इन सुझावों पर रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। यह विषय अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास है और राज्यों ने इसमें तेजी से काम करना शुरू किया है। गोवा में पहले ही से यूसीसी है, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, राज्य भी इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। बीजेपी के 4 वैचारिक मुद्दों में राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा, यूसीसी और पीओके रहा है। 2 लक्ष्य पूरे हुए हैं, 2 बाकी हैं। तीसरा लक्ष्य यूसीसी का रास्ता निकालने की कोशिशें साफ दिख रही हैं। यूसीसी का ग्राउंड वर्क पिछले साल से ही चल रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी
ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने में इसी हफ्ते आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मोदी को मदद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को क्रिमिनल लॉ के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दे दिया है। शाहबानों का हक मारने के लिए राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं पर लागू होने वाला पर्सनल लॉ 1986 में बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अधिकार पाने से नहीं रोक सकता। एक और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यूसीसी के एजेंडे पर सरकार के लिए मददगार हो सकता है, तो दूसरी ओर संविधान वाली आर पार की लड़ाई में भी विपक्ष को आईना दिखाने का ये जरिया बना है। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पे आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। 1985 शाहबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है।